अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं? सुबह बखैर आप लोगों को। एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ हम लेकर आए हैं एक नया दिन, एक नया आगाज़, एक नई पुरजोश सी मॉर्निंग। तो आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, बात हम करते हैं हुनर पे। हुनर जो होता है, जो आपके अंदर इनबॉर्न होता है, वो समटाइम्स आपको नहीं पता लगता कि आपके अंदर कौन सी सलाहियत है। अच्छा, उस सलाहियत को कैसे टटोला जाए, उस सलाहियत को कैसे उजागर किया जाए, कैसे सामने लाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो आज हमने सोचा कि हम इस पे बारे में बात करें। हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, खुदादाद सलाहियत बनाई होती है। किसी को अच्छा खाना पकाना आता है, किसी को अच्छी सिलाई आती है, किसी को अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, कोई अच्छा मेकअप करता है, कोई हेयर स्टाइल अच्छे बनाता है, कोई ज्वेलरी अच्छी बनाता है, कोई छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के साथ अच्छे तरीके से डेकोर करता है, किसी को इंटीरियर्स का शौक़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कैसे हमें आगाही होगी कि किस इंसान में कौन सी चीज़ है। हमारी जो प्यारी प्यारी ख़वातीन जो हमें देखती हैं, हमेशा से आइडिया लगाती हैं कि हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, हमें ये नहीं पता लगता कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमेशा से आपका फोकस होता है, कोई ऐसी चीज़ में हमेशा हम सोचते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये हमें बहुत अच्छी लग रही है, किसी का घर बहुत अच्छा लग रहा है, या हमें शौक़ होता है, हम बार बार अपने घर के पर्दे, घर के सोफ़ों का कपड़ा चेंज कर रहे होते हैं। तो शौक़ होता है भाई, किसी को बार बार ये नहीं होता, किसी को पैसे खर्च करने का शौक़ होता है, लेकिन बार बार अपने, कहते हैं ना, कि आँखों को देखने के लिए और घर को अच्छा रखने के लिए शौक़ होता है कि उठा के पुराने पर्दों को नया किया जाए, या उसमें कोई ना कोई चीज़ ड्रेप लगाई जाए, लेसेस लगाई जाए, या आगे ऑर्गेन्जा डाली जाए। ये चीज़ें शौक़ होती हैं। इसी तरीके से खाना पकाने का शौक़ होता है। और खाना तो कहते हैं ना कि आपका हथियार होता है। अगर आपने किसी का दिल जीतना है तो आप खाने से जीत सकते हैं। और कभी खाने की बात करूँ तो मैं अपने रिच किचन का रुख ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे किचन में आज मुझे ज्वाइन किया है मेरी बहुत ही प्यारी शेफ़ ने, जिनका नाम है नाज़िश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नाज़िश, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं। आप भी बहुत क्रिएटिव हैं। जिस तरह आपने ब्रेड को क्रिएट करके रखा हुआ है, वो भी अपनी मिसाल आप है कि आप किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती होंगी घर में भी। बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी किचन को करना अच्छा लगता है कि हर मसाला अपनी जगह पे हो, कि मैं आंखें बंद करूँ, मैं ऐसे डोर खोलूँ और मैं मसाला निकालूँ और मैं उसको डाल के फिर इधर से मसाला निकालूँ डालूँ, क्योंकि हमारे स्पून्स नीचे हमें पता हो कि कहाँ कैसे पड़े हैं इजीली से। एक तो उससे टाइम वेस्टिंग कम होती है, ठीक है, और फिर मेस क्रिएट नहीं होता और आपका कॉन्सेंट्रेट सिर्फ आपके खाने पे होता है कि आप क्या बना रहे हो। और किचन को मैनेज करना तो हर घर की ज़रूरत होती है। आपका किचन मैनेज होगा तो आपकी पूरी लाइफ मैनेज होती है। कामयाब भी वही शख्स है जिसका शौक़ और मेहनत एक ही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हम किचन का रुख करेंगे वक्फे से। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा और मेहमान ख़ास भी होंगे और हम बहुत कुछ सुनेंगे भी, सिंगिंग भी सुनेंगे। और मगर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी खातून जो कि बहुत दूर दराज से आई हैं और बहुत क्रिएटिव हैं, मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ, आप लोगों से मिलवाऊँ। आर्ट एंड क्राफ्ट पे हुनर रखती हैं, कोर्सेज भी किए हुए, ऑनलाइन पेज चलाती हैं। और अगर हम बात करें उनके क्राफ्ट की तो वो अपनी मिसाल आप हैं। इतना क्रिएटिव कोई हो सकता है मैंने नहीं सोचा था, तो ये सोचा कि क्यों ना सबसे पहले शेयर करूं आपसे। तो मैं इनवाइट करती हूं हमना सफ़र को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हमना? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सच में क्रिएटिव वर्क। थैंक यू सो मच। और इस क्रिएटिविटी के पीछे जब मैंने आपको देखा तो आप बहुत छोटी मुझे लग रही थी, मगर इतना मैच्योर काम कब से शुरू किया आपने? 2 इयर्स हो गए हैं तब से मैंने स्टार्ट किया है। बेसिकली ये इनेट है और मुझे बचपन से ही शौक़ था, तो इस वजह से फिर मैंने इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। तो मुझे 2.5 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए। तो इतना टाइम हो गया है। व्यूअर्स, हमना जो हैं वो गुजरांवाला से हेल करती हैं और वो स्पेशली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। अगर आप इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट पे नज़र डालें, जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसमें स्टोन वर्क है, उसमें बैग्स बनाने का आर्ट है, उसमें की चेन्स बना रही हैं और उसमें हैंडमेड पेंटिंग्स भी बना रही हैं। और इतनी सस्ती प्राइसेस हैं कि आई वाज स्टन्ड कि हम ना इतनी क्रिएटिविटी इतनी थोड़े से अमाउंट में सेल कर रही हो।
जी बिल्कुल, लाइक थोड़े से अमाउंट का ये बेसिक रीज़न है कि लाइक सब अफोर्ड कर सकें और अपना लाइक इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो हर कोई अफोर्ड करेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है बट ये अफोर्ड करते नहीं है तो फिर वो नहीं ले सकते। तो इस वजह से प्राइस रेंज भी नॉर्मली रखी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये है कि फिर सब लोग अपना शौक पूरा कर लेते हैं। अच्छा, हम ना बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर जी एंड गेटिंग इनटू आर्ट्स, मुझे स्टोरी सुनाओ, कब से कहाँ से ये आपका जुनून शुरू हुआ कि आपने आर्ट्स की तरफ आना है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली तो ये मेरा इनेट है, मतलब जो हुनर है वो इनेट ही है सारा, लेकिन फिर मुझे शौक़ था, तो शौक़ जो होता है वो ख़त्म नहीं होता, तो मैंने लाइक इंटर में किया था ये फ़ाइन आर्ट्स, और उसके अंदर लाइक बेसिक्स उन्होंने बता दी थी, आपने कौन सी मीडियम्स यूज़ करनी होती है, लाइक पेंट्स वगैरह वो लोग आपको सिखा देते हैं, आपने किस पेंट को किस तरह से यूज़ करना है। और उसके बाद फिर मैंने वो सीखा इंटर में जस्ट, और उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो फिर बीएस इसलिए इंग्लिश में किया क्योंकि लाइक गुजरांवाला में इतना ज़्यादा इस चीज़ का स्कोप नहीं था, तो उस वजह से फिर मुझे इससे हट के कुछ रखना पड़ा। ये भी बात मुझे बताएं कि आपने कोई कोर्स किया था? नहीं, कोर्स नहीं, वैसे ट्यूटोरियल्स देखें यूट्यूब पे? हाँ बिल्कुल, अब तो यूट्यूब इंटरनेट सब कुछ है, आपको कोर्सेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आपका पैशन है, आपको शौक़ है, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप इंस्टा पे भी चले जाएं, वहाँ पर इतने लाइक पेजेस हैं और वहाँ पर आप देख लें, तो इतना ये कोई वो मुश्किल नहीं है, हर कोई इसको इजीली स्टार्ट कर सकता है। यही आइडिया क्यों आया कि आपने स्टोन्स पे काम करना है और आपने ये रेजिन की ज्वेलरी और रेजिन की की चेन्स बनानी है? ये वाली बेसिकली क्ले की ज्वेलरी है, क्ले ज्वेलरी, ये रेजिन आर्ट है, ये रेजिन है, क्ले है, क्ले से सारी इसकी शेप दी जाती है, बाद में इसको बेक करके हार्ड हो जाता है। पहले आप मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हम एक एक प्रोडक्ट देख लें ताकि व्यूअर्स भी देख सकें और प्राइसेस भी हम बता सकें, जो लोग आपसे ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी इजी होगा। ये बताएं मुझे। जी, अब ये कस्टमाइज कैनवस है, लाइक ये एक कस्टमर ने कस्टम बनवाया हुआ है फेसलेस पोर्ट्रेट, तो ये जो है इसकी तो फिर जो कस्टम होते हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसकी लाइक 15 to 2000 तक डिपेंड ऑन कैनवस साइज़ और जो डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग होती है, लाइक अब इसकी तो इतनी इसकी कोई ख़ास डिटेलिंग नहीं। अब लाइक आपकी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपका पोर्ट्रेट बनाती हूँ, अब इसमें जिस तरह से डिटेलिंग्स हैं ना, ये छोटे छोटे बीड्स हैं, मोती वगैरह हाँ लगे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे ये सिल्वर कलर ऐड करना है, ब्लू कलर ऐड करूँगी, फिर ये लाइट ब्लू कलर ऐड करूँगी, तो वो डिटेलिंग में फिर बहुत टाइम लग जाता है, उस हिसाब से फिर प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी इस तरह से लाइक यू कैन सेव 1500 to 2000 आप इसका चार्ज करती हैं, और ये कस्टमाइज है? जी, कस्टमाइज वर्क का मतलब इतना ही चार्ज होता है, इससे ज़्यादा भी चले जाता है। ठीक है, और ये वाला? तो ये वाला जो है BTS का बनाया हुआ है, लाइक आजकल की जनरेशन जो है वो BTS में बहुत इंटरेस्टेड है, तो उनकी डिमांड है ये कि आप जो है BTS का बनाए, तो वो आप बिहाइंड द सीन्स, हाँ ऐसे ही है, बट ये होता है कि वो ना ये कोरियन सिंगर्स हैं, कुछ कोरियन सिंगर्स का ना बैच है, मुझे खुद इतना आइडिया नहीं है, बट डिमांड है इसकी बहुत कि आप ये बनाएं, तो फिर इस वजह से जो है ये इस पे ये उनके लिए बनाया हुआ है। लाइक आजकल की लड़कियां BTS को बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। इनके बारे में बताएं, ये जो आपने कार्टून फिगर्स बनाए हुए हैं? ये कार्टून फिगर्स भी लाइक अगर आपने किसी अपने फ्रेंड्स को देना, लाइक 3 फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। मैंने जैसे एग्जीबिशंस किए हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स का बैच होता है, ग्रुप होता है, लाइक 3 का या 2 का, ओके ये भी वैसे 3 का ही है और ये भी 3 का है, तो वो आती हैं और वो लेती हैं इस तरह से, और लाइक वो बहुत शौक से लेके ना इस तरह से लाइक सब पिक्चर्स लेते हैं कि हाँ एक मेमोरी जो है ना वो लोग क्रिएट कर लेते हैं। इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये वाले 700 ईच। हाँ जी, और ये जैसे ये भी BTS का ही एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये भी लाइक इसकी क्या प्राइस? 500 अराउंड 500। तो ये सारे आपके जो हैंडमेड पोर्ट्रेट्स हैं ये 500 to 2000 है। अच्छा, थोड़ा स्टोन्स के ऊपर भी मुझे बात बताएं। अच्छा, स्टोन के ऊपर लाइक ये एक सबसे डिफरेंट आर्ट है जो कि अभी तक पाकिस्तान में लाइक बहुत कम है। इसको पेबल आर्ट भी कहते हैं? यस, पेबल आर्ट भी कहते हैं, स्टोन आर्ट भी कहते हैं, और यही है कि इसके ऊपर पेंट किया जाता है। इसको आप एज अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ बेसिकली होते हैं स्टैंड्स, तो वो आप उनके ऊपर रख के ना तो इनको कहीं पे भी डिकोर एज अ डिकोर यूज़ कर सकते हैं। और ये लाइक जो सबर वाला, ये तो मेरा मोस्ट सेलिंग पीस है। इसको तो मैं बनाती ही रहती हूँ बहुत ज़्यादा। इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी तो मैंने लाइक 1500 रखी हुई है। अगर इसके साथ ईजल मिनी स्टैंड वो इतना सा होता है, अगर वो हो तो वो फिर 2000 तक चलेगा। इतना क्यूट है ये, एज एन पेपर वेट भी यूज़ हो सकता है? हाँ जी, ये एज अ पेपर वेट भी यूज़ हो सकता है और साथ में ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और मोस्टली ऐसा हुआ है कि जिन्होंने लाइक अपने फ्रेंड्स को या जिनको भी गिफ्ट किया है ना, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है। लाइक अब जो कॉमन गिफ्ट्स हो गए हैं, लाइक मग्स हो गए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, वो बहुत कॉमन है,
तो इस तरह की जब डिफरेंट चीज़ कोई करते हैं ना, बेसिकली मैंने इसके ऊपर भी पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। वो लग रहा है, इसके ऊपर भी ये कौन सा पेंट इस्तेमाल किया आपने? मीडियम एक्रेलिक पेंट है। इसके ऊपर फिर वार्निश हो जाता है, तो वो पेंट लॉक हो जाता है और उससे शाइन भी आ जाती है। जैसे इसके ऊपर वार्निश है। अच्छा, गर्ल्स को ज्वेलरी का भी बहुत शौक है, हम थोड़ा सा ये भी दिखा दें, आप भी ज्वेलरी दिखा दें, इसकी भी मुझे प्राइसिंग बता दें ताकि वी कैन यू नो। जी। अब ये बेसिकली ये भी सारी हैंडमेड ज्वेलरी है, क्ले की, बिल्कुल ये क्ले की है। तो इसका भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, देखने में तो बहुत इजी लगता है। तो ये भी सारी हैंडमेड है। अब जैसे ये तो ये 500 में है, ये हो गए ये 400 के। अच्छा, वेरी नाइस। ये भी 500 में। लाइक अब जैसे ये मिनी है तो ये 350 तक है। वेरी मिनिमल प्राइसेस और इतना क्रिएटिव काम है। इट्स प्लेजर टू सी यू हेयर अराउंड, और आपके बैग्स भी, टोट बैग्स आपने बनाए हुए हैं, पेंटेड है, हैंड पेंटेड है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ऐसी हमारे यहाँ कहते हैं ना कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस और मीडियम इंटरप्राइजेज और ऐसी प्यारी ख़वातीन जो कि घर बैठे हुए बहुत कुछ कर रही हैं। जैसे आज हमने हमना को बनाया और इधर देखा उन्हें कि उन्होंने बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई हैं और बहुत मिनिमल प्राइस उन्होंने काम शुरू किया, और आज वो एक इंस्टा पेज चला रही हैं और उन पे बहुत से ऑर्डर्स ले रही हैं। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो आप लोग भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसी ना किसी के पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, बट बात होती है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपको किस चीज़ का शौक़ है। तो हमारा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट है वो इसी की अक्कासी है कि जो ख़वातीन घर बैठे कमाना चाहती हैं तो उनके लिए हम आइडियाज़ लेकर आते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ करके ना सिर्फ ज़रिया माश कमा सके बल्कि एक सोसाइटी को एक इकनॉमिक ग्रोथ, एक इकनॉमिक एम्पावरमेंट दे सके। तो इसी के साथ साथ हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आज के मेहमान ख़ास कौन हैं। तो बातें भी करेंगे और किचन का भी रुख करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह, बहुत खूब। व्यूअर्स, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। शायर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं। नागिन आपने देखा होगा ड्रामा, उन्होंने ना सिर्फ उसको लिखा बल्कि अपने पूरा अपना जौहर दिखाया। और परिजात जो है वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। लोग रुक रुक के पूछ रहे होते हैं कि आप थे ना वो कमाली जो परिजात में आए। मैं वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान ख़ास आज के शो के, इफ्तिखार इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब भी A+ में आता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में आ गया। हमें भी ऐसे लगता है कि आपसे जब मिलते हैं तो हर बार एक चीज़ मुनफरिद होती है आपकी, एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज, इतनी वर्सटैलिटी नज़र आती है आप में। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये इफ्तिखार इफ़ी ये क्या है? ये आपका तखल्लुस है या आपका पेन नेम है? इसके बारे में पहले बताएं। देखिए जी, मेरा नाम तो है इफ्तिखार अहमद उस्मानी। मैं एक्टिंग जब करता रहा इफ्तिखार इफ़ी के नाम से करता रहा। मेरी अम्मा मुझे प्यार से इफ़ी कहती हैं, अब्बा मुझे अप्पो कहते हैं और अम्मा मुझे इफ़ी कहती हैं। वो शोबिज़ के अंदर लोगों को पता लग गया था, जब हम थिएटर किया करते थे, स्ट्रीट थिएटर, तो वहाँ से इफ्तिखार इफ़ी हो गया। और जब मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया तो मुझे हमारे एक डायरेक्टर हैं बड़े मशहूर, उस्मान साहब, उस्मान जुल्फ़कार जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इसमें कोई इनफरादियत लेकर आए हैं राइटर नेम में। तो मैंने कहा अच्छा इसको पूरा कर देते हैं इफ्तिखार अहमद उस्मानी।
तो जो इफ्तिखार में उस्मानी है वो राइटर है, वो व्लॉगर है। हाँ। और जो शायर है, जो एक्टर है, वो इफ्तिखार इफ़ी है। ये पर्सनैलिटी थी। ऐसा ही है। कहाँ से शुरू करूँ? राइटिंग से बात करूँ आपकी, आपके ड्रामा से बात करूँ, आपकी ट्रैवलिंग पे बात करूँ, आपकी व्लॉगिंग पे बात करूँ, या एक ऐसे हम्बल इंसान के बारे में बात करूँ जो कि बहुत डाउन टू अर्थ हमें नज़र आते हैं? कुछ सफ़र के बारे में बताएं। ये सफ़र कब से शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? ज़िंदगी का सफ़र तो जी सल्तनगर लाहौर से स्टार्ट किया। एक बहुत गरीब घराने में जन्म लिया, ख्वाहिशों भरा बच्चा था। ईदैन के ऊपर हमारे नेहरू पार्क ग्राउंड में मेला लगता था। अब उसका नाम अफगान पार्क है, पहले उसको नेहरू पार्क कहते थे। तो वहाँ जब बच्चे घुड़सवारी करते थे ईद वाले दिन, जो कि पंजाब की एक रिवायत भी है, तो मैं सोचा करता था यार कभी मेरे को पैसे होंगे ना तो मैं भी करांगा। अच्छा। तो मैं चीज़ें ना रख लिया करता था, मतलब अम्मी अब्बा को ज़्यादा तंग नहीं करता था। अच्छा, इसलिए नहीं कि मैं बड़ा अच्छा बच्चा था, पता नहीं शायद लाउबाली था या क्या था, लेकिन सोचता ज़रूर था अपने ताई अपने तक, यार जब ऐसे होगा तो ऐसे करूँगा, जब पैसे आएंगे तो यहाँ से पिज़्ज़ा खाऊंगा, ये वाले ब्रांड के कपड़े लूँगा, एवी बस अपने तक ही पूरी प्लानिंग करते थे आप? हाँ, सोचा करता था। बल्कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी शादी के बाद तक ये सिलसिला 7-8 साल तक रहा। 2008 से पहले की बात कर रहा हूँ कि बहुत मशहूर नहीं हुआ था, अभी ड्रामा इतना ज़्यादा लिखना मेरा बिकता नहीं था, एक्टिंग में मुझे काम नहीं मिलता था। तो हर ईद के ऊपर मैंने अपनी बीवी के साथ जाना। जब पहली ईद आई तो मैं बीवी के साथ गया एक स्टोर पे, मैंने जाके एक ब्रांड के कपड़े पूछे, बहुत महंगे तो नहीं थे वो, तो उसने बताया कि जी 250 रुपये का सूट है। तो मैं कीमत पूछ के वहाँ से 60 रुपये वाला एक सूट लेकर आ गया एक और दुकान से। तो जब 4 साल मैं यही करता रहा तो मेरी बेगम कहती थी आप इस दुकान पे जाते क्यों जब आपने लेना नहीं होता? मैं कहा नहीं, मैं देखता हूँ कि यार ये कितना महंगा हो चुका है। तो कहती ये क्यों? मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये वाले कपड़े मुझे पहनने चाहिए, और मैं ले इसलिए नहीं पाता कि मेरे पास पैसे नहीं, बच्चे हो गए थे, काम मिलता नहीं था, मोटरसाइकिल पे घूमते थे, तो वो वाला सीन चल रहा था। तो जब अल्लाह ताला ने गनी कर दिया और अल्लाह का करम नवाजी हो गई और लिखना भी बिकना शुरू हो गया और पैसे आ गए, तो आज जब मैं सोता हूँ तो उन्हीं कपड़ों में सोता हूँ। अच्छा। इस वक्त मैंने उसी ब्रांड का सूट पहन रखा। तो मैं वो शख्स था जो अपने पास जमा करता रहा चीज़ें कि जब होगा तब, ये नहीं कि मैं किसी फिक्र में था। जो मैं आज भी लोगों को कहता हूँ ना कि आप टारगेट ज़रूर रखें अपनी ज़िंदगी में। आपने बेटी की शादी करनी है या घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, या आप दौरानिया 5, 8, 7 साल का सोचें ज़रूर, लेकिन इस अरसे में जीना मत छोड़ें। तो मैंने जीना नहीं छोड़ा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हम यहीं से शुरू करेंगे व्यूअर्स। इफ्तिखार इफ़ी नामवर पाकिस्तान के टैलेंटेड, और उनके कहते हैं ना कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातों का सिलसिला जारी है। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। अमेजिंग कॉम्पोजिशन, अमेजिंग गाना, बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह हमारी सुबह को आपने दोबारा कर दिया। वेलकम करती हूँ महरीन रहीम को। अच्छा, आपने गौर किया कि ऐसा लगता है लोरी है? ये था इसके अंदर ना, मुझे अच्छा लगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और ये जो पाकिस्तान के इस वक्त बेस्ट कंपोजर हैं, सिंगर हैं, साहिर अली बग्गा, उनका ये म्यूजिक है। वाह वाह। उनकी और ये लोरी भी खुद बहुत ही होगी ना। वेरी नाइस। तो मैं तारुफ कराना चाहती हूँ महरीन रहीम को, जिन्होंने काफ़ी अरसे के बाद कम बैक किया है, और तू ही है उनका जो गाना था उसका रीमिक्स भी आने वाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में तहलका मचाया और इंडिया में शूट हुआ उसका। तो अब हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो वापस कम बैक किया है कितने अरसे के बाद, क्या वजह थी? गायब कहाँ हुई थी? एक्चुअली पता है क्या, ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि हार्श रियलिटी है कि हमारे सिस्टम में मोनोपोली बहुत ज़्यादा है कि आप इतना पैसा लगा के और इतना कुछ करके आप आते हैं। सीरियसली, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स का पैसा लगाया है और वो कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। मतलब आप कह लें कि मैंने 70-80 लाख लगा दिए थे। इंडिया हम गए शूट करने, एल्बम पे पैसा लगाया, वीडियो पे। और ये इंडिया के सिंगर हैं हिमेश रेशमिया, अगर यहाँ पे परमिशन हो नाम लेने की। बिल्कुल आप लेना।
तो उनकी पूरी टीम थी वहाँ पे, और राहुल सूद वहाँ पे बहुत फेमस डायरेक्टर है उस वक्त, वो फाखिर के सॉन्ग्स कर रहे थे डायरेक्ट। उनका एक सॉन्ग बड़ा हिट था जिसको मैंने देखा और बस वो ड्रीम किया, वो ड्रीम कम ट्रू हुआ मेरा। और जो उसमें हमने हीरो लिया वो इकबाल खान, सोनी ड्रामा उस वक्त आता था, कैसा ये प्यार है, उसमें वो बड़े लीड रोल कर रहे थे, मेन हीरो थे वो। और मैंने कहा कि इस हीरो को लेना है हमने अपने इस वीडियो में, तो यूँ ही है। और वो लकीली वो कुछ ऐसा हुआ कि वरना आप देखें कि सोचना और उसको प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना इट्स रियली इम्पॉसिबल, लेकिन वो सोचा और वो होता गया। ये बस अल्लाह की तरफ से था कि वो जी ये सोनी, ये मैंने हीरो लेना है, ये राहुल सूद हैं, ये डायरेक्ट करेंगे। नाराज क्यों हो गई? नाराज मैं अभी बताती हूँ आपको नाराज मैं क्यों हुई, और इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई कि बस फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये एक शौक था मेरा, ये शौक था, ये नहीं था कि मतलब जैसे होता है ना कि बस आप एक चूज़ कर लेते हैं ना लाइन के, ये बस ये था कि मैंने करना है, बस है। मुझे शुरू से ये था कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने मतलब मेरा माइंड सेट ये था। तो फिर खैर इब्रारुल हक जो है, इब्रार भाई, उनका उस वक्त सूरा शफी हॉस्पिटल वो बना रहे थे, तो बस उनको मैंने कहा मैंने भी कुछ ऐसा करना है, मैंने भी कुछ करना है, गरीब लोगों के लिए कुछ करना है। तो मैं फिर ये था मेरे माइंड में कि मैं यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगी, तो बस उसको माइंड में रखते हुए मैंने स्टार्ट किया। और स्कूल गोइंग जब थी, मैट्रिक मैंने किया, उसके बाद मेरी फ्रेंड्स से मुझे कॉलेज में जब एंटर हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप ट्राई करो। तो परमिशन तो घर से नहीं थी, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी हमारी फैमिली में इस इंडस्ट्री से नहीं है। मैंने अपनी मदर से बात की, उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है, अपने बाबा के सामने ये बात मत करना ना, नहीं होगा ये। तो फिर खैर वो कहते हैं ना कि एक चीज़ आप पुश करते जाएं, वो अगर लक है या आपके नसीब में है, किस्मत में है, तो वो हो जाता है, टैलेंट भी है। हाँ जी। तो बस फिर वहाँ से ये है कि एक अब सबसे पहले अपनी मदर को मैंने सुनाया कि उन्होंने कहा अच्छा क्या आता है तुम्हें, थोड़ा सुनाओ तो सही। फिर वो एक लाइन मैंने उनको सुनाई, उन्होंने कहा हाँ इसमें कुछ है तो सही। फिर उसके बाद वो जो है प्रैक्टिस की, थोड़ी सी रियाज़ किया, सीखा, थोड़ा सा सीखा। फिर मेरी बात हुई साहिर अली बग्गा जो हैं, वो मैं कहती हूँ कि वो मेरे मेंटोर हैं और वो मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे सही से गाइड किया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रयास करो, सीखो, लेकिन आप ज़्यादा वॉक करो, कि आपका जो सांस जो अलाप है वो आपका सही से पक्का होगा ना, कि अगर आप कुछ थोड़ा सा और लाइव गा सकती हो तो इससे होगा कि आप वॉक करो। तो खैर उनकी बताई हुई टिप्स पे भी अमल किया। फिर उन्होंने तो यूँ ये सॉन्ग, और हाँ इसकी भी बड़ी एक हिस्ट्री है जो कि हिट भी हुआ है। और मुझे ना फ्लू था, फीवर था और मेरी बस तबीयत ठीक नहीं थी, और उन्होंने मुझे फ़ोन आया साहिर अली बग्गा भाई का, उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएँ, म्यूज़िक मैंने रेडी कर लिया, आप ज़रा सुन लें। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा मुझे फ्लू है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप सुन लें एक दफ़ा। मैंने कहा आज मैं गा नहीं सकूँगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप आ जाएँ और सुन लें, आप ज़रा म्यूज़िक देख लें ना, आपने इतना शौक़ से बनवाया तो सुने तो सही उसे। मैंने कहा अच्छा। अब जी मैं चली गई, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही होते थे, तो खैर हम गए वहाँ पे। और जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा आए ज़रा माइक पे आए। मैंने कहा मेरी आवाज़, मेरा गला ही नहीं है ठीक, मेरी आवाज़ नहीं। कहते हैं आ जाएँ। अब जी कहते हैं थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैंने अब वो गाना शुरू किया। अच्छा जी ये लाइन गा ली है, ये भी गा दें, ये भी गाएं, पूरा गाना रेडी, और वो सॉन्ग रेडी हो गया। अच्छा हाँ जी। और मैं हैरान, कहते हैं ये सुने ज़रा, फ्लू में ही आपने सॉन्ग गा दिया। और वो गाना वो इतना हिट हुआ है, मैं हैरान होती हूँ सीरियसली। और वो गाना माशाल्लाह मतलब यूके में, अब मैं कराची भी गई, वहाँ पे भी डिफरेंट टीवी चैनल्स पे मतलब इंटरव्यूज़ थे, तो उन्होंने वहाँ पे स्पेशली कॉल्स आती थी कि जी हम यूके से हैं और हमारा ये शादी का फंक्शन था, उसमें हमने ये गाना ठीक ठाक बजाया और इस पर परफॉर्म किया, मतलब जो उनके होते हैं ना जैसे शादी के फंक्शन। मुझे कॉल आई, एक बड़े फेमस सिंगर हैं कि जी दुबई में हमने अनाउंस कर दिया है, तू यूँ ही आ रहा है सॉन्ग। अब उनका था कि भाई आपने जाना है। अब मैंने कहा अच्छा तो मुझे ना एटलीस्ट 2 टिकट्स तो लाजमी दें और साथ ये अमाउंट है जो कि मैं लूँगी। उन्होंने कहा नहीं अभी तो आप न्यू कमर हैं, इतनी अमाउंट नहीं होगी। मैंने कहा क्यों, मतलब ये मेरा राइट है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये, यानी कि जो न्यू कमर है उसको एक दफ़ा अच्छा खासा जो है ना वो क्या कहते हैं टिपिकल घुमाया। और एक लफ्ज़ है हमारा, वो बोलते हुए मैं फिर भी बोल दूंगी कि रगड़ा लगाया ठीक ठाक। मतलब कि मैं इतनी डिसहार्ट थी, मैं इतनी अपसेट थी। अब तक वो सारा, अब ज़रा उस वक्त मैं कहती हूँ बहुत बचपना था। अब मैं थोड़ी सी मैच्योर हुई हूँ, मैं समझती हूँ अब चीज़ों को। अब मैंने अपना चैनल भी, यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है
और जैसे कि आपको बताया मैंने कि मैंने स्टार्ट ही इब्रार भाई को देख के कि भाई वो कर रहे हैं सुगरा शफी हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो मुझे अपना स्कूल नाराज है ही। इफ्तिखार इफ़ी साहब भी नाराज थे, ये भी पूछेंगे ब्रेक के आने के बाद पूछेंगे कि इफ्तिखार इफ़ी साहब क्यों नाराज थे, अपनी अपनी इंडस्ट्री से नाराज क्यों हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज एक्टर राइटर मौजूद है इफ्तिखार इफ़ी साहब, उनके साथ हमें मेहरीन साहिबा ने ज्वाइन किया, मेहरीन रहीम, जिनका गाना ने पाकिस्तान में क्या बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्या धूमें मचाई। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धम। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज शख्सियत ने, जिनकी एक्टिंग स्किल, जिनकी राइटिंग स्किल, जिनकी पोइट्री स्किल्स का कोई आसानी नहीं है। तो पूछती हूँ मैं इनसे कि इन्होंने एक्टिंग को बाय बाय क्यों कह दिया और अपना रुख जो है वो वीलॉगिंग की तरफ क्यों कर दिया। इफ्तिखार इफ़ी साहब, पहले तो आपसे मुझे शिकवा है, मैंने आपसे कहा था इससे भी ज़्यादा तारीफ़ करनी है मेरी, आपने एक तो तारीफ़ कम की है, माया नाज के साथ कुछ और भी कहना चाहिए था। बड़ा हैरान होता हूँ जब इस तरह से मेरा तारुफ करवाया जाता है। तो मुझे दिलीप साहब की वो लाइन याद आ जाती है, जब वो पाकिस्तान आया ना तो मोइन भाई ने एक लंबी तमीद बांधी, तो उन्होंने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ ये किसका जिक्र खैर है, मेरा तो हो नहीं सकता। तो वो जब मुझे कोई कहता है तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। दरअसल मैं क्योंकि अपना काम करता जा रहा हूँ, वो काम क्योंकि लोगों को पसंद आता जा रहा है, तो शायद इसलिए ये सारे अलकाबात उसके साथ जुड़ जाते हैं। नहीं, मैं वेरी काइंड। नहीं, अल्लाह ताला आपको देखने वाले सबको सलामत रखे। मैंने क्या कहते हैं ड्रामा लिखना और एक्टिंग करनी इसलिए छोड़ दी कि जो मेरा घर चलता है वो लिखने से चलता है, एक्टिंग से तो गुजारा नहीं होता। और एक्टिंग मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद एक्टर हूँ जो अभी तक एक्सपोज ही नहीं हुआ हुआ, मतलब 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ मैं, बहुत कम रोल मिले। इत्तेफाक ऐसा हुआ छोटा रोल मिला और बड़ा हो गया, अल्लाह ने उसको उसके अंदर बरकत दे दी, वो लोगों को अच्छा लगा। मिसाल के तौर पर कमाली के 13-14 सीन थे और उसका स्पैन इतना बड़ा है कि वो मुझे मतलब जंगलों में, बियाबानों में, दुनिया में, हर एयरपोर्ट में, हर जगह लोग पहचान लेते। तो नागन मैंने लिखा था 17 या 18 में कंप्लीट कर दिया था मैंने लिख के। अब उसके बाद काम ही नहीं मिला। जब काम नहीं मिलेगा तो बच्चे तो पालने मैंने, तो पहले जो जमा जोड़ थी वो खर्च हुई, फिर 1-2 छोटे छोटे प्लाट ले रखे थे वो बेचे, फिर इत्तेफाक से मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो चल पड़ा। और पहली बार जब वहाँ से पैसे आए तो मैंने कहा लो जी फिर अस्सलाम वालेकुम। अब 5 साल इन्होंने काम नहीं दिया, 6ठे साल मैंने कहा लो जी मैं शोबे छड़ देता। अच्छा, उसके छोड़ने की एक बड़ी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक सब स्टैंडर्ड एक्टर और राइटर हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं मिला। और मैंने इसको भी तस्लीम करने के बाद वीलॉगिंग से पैसे कमाने शुरू किए और तस्लीम कर लिया कि नहीं यार, मैं भी 30 साल एक गलत पेशे से जुड़ा रहा जो कि जिसके मैं काबिल नहीं था। तो मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, कतन नहीं हूँ, मैं खुशबाश रहने वाला आदमी हूँ, मैं स्यापे करने वाला, कंप्लेन करने वाला, शिकायत करने वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे खुशी के साथ जीना था क्योंकि ज़रूरी पेशा नहीं है, ज़रूरी है मेरा खुशी के साथ, आसूदगी के साथ जीना। तो मैंने उसको फोकस रखा है, इसलिए मैंने कभी कोई गिला नहीं किया। सारे चैनल बहुत अच्छे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, इदारे, प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छे हैं। मैं माड़ा सी, मैं विचों निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने बहुत अच्छे हिट अगर हम जीवन नगर की बात करें, बहनें ऐसी भी होती हैं, नागिन ये टॉप लिस्ट हैं, आज भी लोग इनके बारे में बहुत कुछ बातें। A+ के ऊपर करम जली उतरेगा अपना कोई खिजर जबार साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यार ये मेरा घर है, इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे लिखने में मेरे ये घर है। एक घर आपने सेंट्रल लंदन में भी दिखाया अभी लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरा नहीं वो शाहरुख खान का है, वो शाहरुख खान का घर है। उसके बारे में बताएं, बहुत हिट आपका वीलॉग गया वो बस वो दरअसल मैं शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे ज़िंदगी में 2 लोगों से, मैं बड़ा अजीब किस्म का आदमी हूँ, ख्वाहिशें खुशी नहीं रखता,
मैं हाजिर पे जीने वाला हूँ, जो मुझे मैसर है इस पे राजी रहता हूँ हाल पे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यार शाहरुख खान और तब्बो जो है ना, ये अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिले तो मैं इन दो से ज़रूर मिलना चाहूँगा। अच्छा, तो व्लॉगिंग जो करते हैं पूरी दुनिया में फिरते हैं, तो कितने ममालिक का सफ़र आपने अभी तक कर लिया हुआ है और कितने अभी बाकी हैं? मैं आपको बताता हूँ जी, 2022 के 28 दिसंबर को मैं, मेरी बेगम और मेरा बड़ा बेटा अली, हम उम्र पे गए। बड़ी मज़े की सर्दी थी और न्यू ईयर नाइट थी, मतलब 22 की आखिरी रात है और 23 होने वाली है। अच्छा। तो हम सहन काबा उसमें बैठे हुए थे मस्जिद नबी के सहन में, बारिश हो रही थी छतरी के नीचे और मैं गुंबद खिजरा को देख रहा था और मैं अपनी बीवी से मैंने कहा यार मैं आज अल्लाह से ख्वाहिश करता हूँ और मांगता हूँ, दुआ करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अपने झंडे को, सब्ज़ लाली परचम को लेके जाऊँ और पूरी दुनिया में को एक्सप्लोर करूँ। और एक वक्त ऐसा है कि सारे पाकिस्तानी ये कहें 25 करोड़ के यार इफ्तिखार रफ़ी वाहिद व्लॉगर है जिसने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुनिया को एक्सप्लोर किया। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी व्लॉगर हैं पाकिस्तानी जो किसी और मुल्क के पास, जर्मन या नेशनैलिटीज़ रखते हैं, हमें ज़रा मुश्किल होती है वीज़े में। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरी बीवी और अली ने कहा आमीन। उसके बाद से लेकर अब तक 1 साल 1 महीना 11 दिन में 19 ममालिक एक्सप्लोर किए मैंने। अच्छा, व्लॉगिंग किया आप? व्लॉगिंग। किस तरह जाते हैं, कैसे आपको इनवाइट आता है और सबसे ज़्यादा आपने टाइम किस कंट्री में गुजारा? दरअसल मेरे सबसे ज़्यादा टूर तो यूके के होते हैं, क्योंकि वो मैं उसको बेस कैम्प रखता हूँ, जाता यूके हूँ, वहाँ से फिर आगे निकल जाता हूँ, वापस यूके आता हूँ, यूके से पाकिस्तान आ जाता हूँ। हुआ ये कि मैं वीज़ा लेने के लिए गया, मेरे एक दोस्त हैं क्या कहते हैं पेरिस में, तो मकसूद सरवर साहब, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा। मैंने 7 दिन का वीज़ा अप्लाई किया। अब जिस एम्बेसी का मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मैं वहाँ जब गया तो मुझे सारे अमले ने तस्वीरें बनवाई, सब मिले, माली, ड्राइवर, अमला तस्वीरें बनवा रहे हैं और कह रहे हैं तुसी गलत एम्बेसी च आ गए हो। मैं क्यों, कहता है वीज़ा नहीं देंगे। अच्छा। खैर मैं जब बायोमेट्रिक हुई है तो वहाँ भी लोगों ने मुझे वेलकम किया। 41वां मेरा नंबर था और पहले जो इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं ना, वो सारे मुंह बना के निकल रहे थे। मैं कहा चलो यार नहीं लगेगा तो ना लगे। मैं अंदर गया, जब मैं अंदर एंटर हूँ तो आवाज़ आती है जी इफ्तिखार रफ़ी साहब दी ग्रेट वेलकम। मैंने देखा तो पाकिस्तानी ऑफिसर ने मुझे वेलकम किया। मैं गया तो उसने मुझसे बातें शुरू कर दी, नज़में सुनी। उसने बताया कि मेरे घर वाले आपके बड़े फ़ैन हैं, और फिर बटन दबाता था उसको कुछ कहता था गोरे को। उसके बाद फिर वो खैर करते करते तो मैं उन्होंने गया, मैं कहा सर इंटरव्यू भी कर लो। कहते सर कितने चल रहे हो? मैंने उस मुल्क का नाम लिया, शेंगन वीज़ा था। तो कहते किस लिए? मैं कहा सैर करने। कहते हो गया इंटरव्यू। अब ये क्या है कि जब मैं निकला मोड़ा हूँ तो पीछे से आवाज़ आई कि आपको मेरी मोहब्बत मिलेगी। मैंने कहा थैंक यू। मैं आ गया और मैंने आके बेस कैंप में वापस जब आया तो मैंने अली से अपने बेटे से कहा कि यार मुझे लगता है कि मुझे ना 5-7 दिन का वीज़ा मिल जाएगा। 9 दिन के बाद पासपोर्ट आया, 2 साल का मल्टीपल वीज़ा लगा। ओह नाइस। तो वो जो दुआ मैंने रोज़ा रसूल पे सरकार के की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फिर इस तरह से रंग लेकर आई। और अभी भी जब मैं यूरोप जाता हूँ और मैं किसी को ये बताता हूँ ना कि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और मेरे पास 2 साल का शेंगन है, तो कहते हैं 1 मिनट ठहर जो पहले पासपोर्ट दिखाओ। और वो पासपोर्ट जब देखते हैं कहते यार मेरे घर वाले या मेरा भाई या मेरी वालदा 8-9 दफ़ा आए हैं, तो तब उनको साल का मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि या उतने दिनों का जितने दिनों आपने ट्रैवल करना है उसका वीज़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई यू आर ब्लेस्ड। और इतनी ज़बरदस्त व्लॉगिंग हम देखते हैं और इतने मज़ेदार किस्म की आप चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट टूरिज्म और कल्चर, डिफरेंट जगहों का प्रमोट करना। इट्स अगेन मैं पाकिस्तानी झंडा लेके जब पेरिस में एफिल टावर के सामने या टावर ब्रिज पे लंदन में, या मैं पोर्तो या इस ऐसी जगहों पे जब पाकिस्तानी झंडा लेके तस्वीर बनाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर जब लोग मिलते हैं और दूसरे कल्चर के, तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, आप वहाँ टूरिज़म के लिए आएँ और वहाँ इस तरह पुरानी और तारीख़ी इमारतें हैं। तो मेरा ये फोकस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टूरिज़म बढ़े,
पाकिस्तान में टूरिस्ट और दरख्त मैं बहुत सारे देखना चाहता हूँ। हम यहीं से बातों का सिलसिला भी जारी करेंगे क्योंकि यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातों का सिलसिला जारी है और बहुत कुछ सुनेंगे भी और किचन में भी जाएंगे और स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने सोचा कि आपने बहुत कुछ सुना है और बातें भी बहुत सी की हैं। बातों के साथ साथ थोड़ा बहुत खाना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे किचन में क्या है हम पूछते हैं अपनी शेफ़ से, जो कि बहुत उन्होंने बहुत बड़े नफीस तरीके से चीज़ें डिश आउट की हैं। ये क्या बनाया आपने? अच्छा, आज मैंने क्लब सैंडविच बनाया, ठीक है, और इसको आप कोल्ड भी सर्व कर सकते हो, आप इसको ब्रेड को टोस्ट करके भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें चिकन ऐड किया, लेटस ऐड किया, मैंने टोमेटो ऐड किया और मैंने फ्राइड एग चीज़ ऐड किया। इसके लिए करना क्या, ये 3 लेयर्स से सैंडविच बनेगा, 3 लेयर्स ब्रेड से। आपने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके इसको कुक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्राइड एग को फ्राई करके इसके ऊपर चीज़ डाल के साइड पे रख लेना है। असम्बलिंग के लिए आपने कॉकटेल सॉस या मायोनीज ब्रेड पे लगानी है। उसके बाद आपने चिकन, लेटस वगैरह सब लगा के असम्बल करके इसको कट करके 4 पीसेस में सर्व कर देना, तो वो बड़ा प्यारा कलर। और उसके बाद ऐसे उठाना है, यस, और ऐसे पकड़ना है और सजे खबे देखे बगैर ऐसे खाना है। क्लब सैंडविच का मजा यही है कि आप पूरा मुंह खोल के आप उसको आयरन करो, वरना यहाँ से निकल रहा होता है, यहाँ से निकल के रहा होता है। और बहुत मजे का है। मजेदार है। फकार साहब पूरी दुनिया घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, सबसे अच्छा खाना कहाँ खाया है जो कि हमेशा आपकी मेमोरी का एक हिस्सा रहा है? अच्छा देखें, खाना जहाँ पाकिस्तानी होटल आपको मिल जाता है ना पूरी दुनिया में, सारे खाने बहुत अच्छे, क्योंकि वहाँ लोग मेयार को देखते हैं और जो शेफ़ होते हैं वो बाकायदा शेफ़ होते हैं। ये ज़रूर है कि खाना, मिसाल के तौर पर यूके में आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। पेरिस में भी मिल जाते हैं, जर्मनी में मिल जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में मिल जाते हैं, पुर्तगाल और जापान। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई पाकिस्तानी फूड ढूंढने में या हलाल फूड ढूंढने में, ये एक बड़ा इशू रहता है। तो जहाँ कहीं पाकिस्तानी फूड ना मिले तो फिर हम चले जाते हैं टर्किश फूड की तरफ। तो तुर्की ने बड़ी आसानी पैदा कर दी। मिसाल के तौर पे जब मैं हाइडलबर्ग में था जर्मनी में, तो मनहाइम जाके खाना खाया था। कितना घंटे का रास्ता है? 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर था वो। लेकिन जापान के अंदर ऐसा हुआ कि 2 घंटे भी ट्रैवल किया, 2.5 घंटे भी ट्रैवल किया फूड के लिए, नहीं मिला कभी। आप नहीं, मतलब मिलता था, पता होता था, तो वो कहते थे कार साहब कितने बजे भूख लगनी है, मैं कहा कुछ 3 घंटे बाद, चलो फिर निकल जाइए। अच्छा, हाँ, तो ये एक बड़ा इशू रहता है। हाँ, जो पाकिस्तानी फैमिलीज आपको मिल जाती हैं फिर तो बड़ा अच्छा रहता है और पाकिस्तानी फूड आपको घर से आ जाता है। लेकिन अगर आप बाज़ार से खाना चाह रहे हैं तो इट इज़ हार्ड नॉट टू क्रैक। बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तानी या हलाल फूड का बड़ा इशू है, बहुत इशू है। और ऐसा कहीं फूड जो आपने खाया हो और हमेशा से कहा हो कि ये ना मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं कंज्यूम किया? नहीं, देखें, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि जहाँ पाकिस्तानी होटल मिलेगा ना, आंखें बंद करके पाकिस्तानी होटल से खाना खाएं। सारे पाकिस्तानी होटल पूरे यूरोप में, यूके में बहुत अच्छा फूड बनाते हैं, टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं आपको बताऊँ। और ऐसी ऐसी डिशेज हैं कि पाकिस्तान में कभी हमने खाई भी नहीं है। तो खुशी इस बात की होती है कि एक वैरायटी भी है, एक नयापन भी है और हलाल फूड भी है। हलाल फूड। जी मेरीन, खाना तो हम खाएंगे, मगर आपसे हम क्या सुनने वाले हैं? अभी मैं आपको अपनी एल्बम से एक बहुत ही कैची सॉन्ग सुनाने वाली हूँ, जो कि उर्दू सॉन्ग है और इसके लिरिक्स ऑलमोस्ट मैंने खुद लिखे हैं। अच्छा, हाँ, और म्यूजिक अगेन साहिर अली बग्गा, रॉक स्टार, उन्होंने ही दिया और होपफुली आपको
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने सोचा कि आपने बहुत कुछ सुना है और बातें भी बहुत सी की हैं, बातों के साथ साथ थोड़ा बहुत खाना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे किचन में क्या है हम पूछते हैं अपनी शेफ़ से, जो कि बहुत उन्होंने बहुत बड़े नफीस तरीके से चीज़ें डिश आउट की हैं। ये क्या बनाया आपने नाज़िश? अच्छा, आज मैंने क्लब सैंडविच बनाया, ठीक है। और इसको आप कोल्ड भी सर्व कर सकते हो, आप इसको ब्रेड को टोस्ट करके भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें चिकन ऐड किया, लेटस ऐड किया, मैंने टोमेटो ऐड किया और मैंने फ्राइड एग चीज़ ऐड किया। इसके लिए करना क्या, ये 3 लेयर्स से सैंडविच बनेगा, 3 लेयर्स ब्रेड से। आपने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके इसको कुक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्राइड एग को फ्राई करके इसके ऊपर चीज़ डाल के साइड पे रख लेना है। असम्बलिंग के लिए आपने कॉकटेल सॉस या मायोनीज ब्रेड पे लगानी है। उसके बाद आपने चिकन, लेटस वगैरह सब लगा के असम्बल करके इसको कट करके 4 पीसेस में सर्व कर देना, तो वो बड़ा प्यारा कलरफुल। और उसके बाद ऐसे उठाना है, यस, और ऐसे पकड़ना है और सजे खबे देखे बगैर ऐसे खाना है। क्लब सैंडविच का मजा यही है कि आप पूरा मुंह खोल के आप उसको आयरन करो, वरना यहाँ से निकल रहा होता है, यहाँ से निकल के रहा होता है। और बहुत मजे का है। मजेदार है। फकार साहब पूरी दुनिया घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, सबसे अच्छा खाना कहाँ खाया है जो कि हमेशा आपकी मेमोरी का एक हिस्सा रहा है? अच्छा देखें, खाना जहाँ पाकिस्तानी होटल आपको मिल जाता है ना पूरी दुनिया में, सारे खाने बहुत अच्छे, क्योंकि वहाँ लोग मेयार को देखते हैं और जो शेफ़ होते हैं वो बाकायदा शेफ़ होते हैं। ये ज़रूर है कि खाना, मिसाल के तौर पर यूके में आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पेरिस में भी मिल जाते हैं, जर्मनी में मिल जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में मिल जाते हैं, पुर्तगाल और जापान। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई पाकिस्तानी फूड ढूंढने में या हलाल फूड ढूंढने में, ये एक बड़ा इशू रहता है। तो जहाँ कहीं पाकिस्तानी फूड ना मिले तो फिर हम चले जाते हैं टर्किश फूड की तरफ। तो तुर्की ने बड़ी आसानी पैदा कर दी। मिसाल के तौर पे जब मैं हाइडलबर्ग में था जर्मनी में, तो मनहाइम जाके खाना खाया था। कितना घंटे का रास्ता है? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर था वो। लेकिन जापान के अंदर ऐसा हुआ कि 2 घंटे भी ट्रैवल किया, 2.5 घंटे भी ट्रैवल किया फूड के लिए, नहीं मिला कभी आप नहीं, मतलब मिलता था, पता होता था। तो वो कहते थे कार साहब कितने बजे भूख लगनी है, मैं कहा कुछ 3 घंटे बाद, चलो फिर निकल जाइए। अच्छा, हाँ, तो ये एक बड़ा इशू रहता है। हाँ, जो पाकिस्तानी फैमिलीज आपको मिल जाती हैं फिर तो बड़ा अच्छा रहता है और पाकिस्तानी फूड आपको घर से आ जाता है। लेकिन अगर आप बाज़ार से खाना चाह रहे हैं तो इट इज़ हार्ड नॉट टू क्रैक। बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तानी या हलाल फूड का बड़ा इशू है, बहुत इशू है। और ऐसा कहीं फूड जो आपने खाया हो और हमेशा से कहा हो कि ये ना मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं कंज्यूम किया? नहीं देखें, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि जहाँ पाकिस्तानी होटल मिलेगा ना, आंखें बंद करके पाकिस्तानी होटल से खाना खाएं। सारे पाकिस्तानी होटल पूरे यूरोप में, यूके में बहुत अच्छा फूड बनाते हैं, टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं आपको बताऊँ। और ऐसी ऐसी डिशेज हैं कि पाकिस्तान में कभी हमने खाई भी नहीं है। तो खुशी इस बात की होती है कि एक वैरायटी भी है, एक नयापन भी है और हलाल फूड भी है। हलाल फूड। जी मेरीन, खाना तो हम खाएंगे, मगर आपसे हम क्या सुनने वाले हैं? अभी मैं आपको अपनी एल्बम से एक बहुत ही कैची सॉन्ग सुनाने वाली हूँ, जो कि उर्दू सॉन्ग है और इसके लिरिक्स ऑलमोस्ट मैंने खुद लिखे हैं। अच्छा, हाँ, और म्यूजिक अगेन साहिर अली बग्गा, रॉक स्टार, उन्होंने ही दिया और होपफुली आपको पसंद आए। प्लीज़
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमने इफ्तिखार हफीज़ साहब से बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं और कहते हैं ना कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत डिफरेंट सा यू टर्न लिया और उस यू टर्न के साथ कहते हैं ना सिर्फ अच्छी ज़िंदगी गुजारे बल्कि छोटे छोटे टिप्स भी दे रहे हैं। जहाँ मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जहाँ डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, जहाँ एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है पूछते हैं इफ्तिखार हफीज़ साहब की ज़ुबानी। जी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम 25 करोड़ को एक बात समझनी पड़ेगी, हमारा मुल्क अभी तरक्की पजीर मुल्क है और सियासतदान जो भी आते हैं वो कोई गलत बात नहीं करते कि कोई किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती, इस तरह तरक्की होगी नहीं। तरक्की का अमल आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। नहीं तो आप देख लें कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले या 4 साल पहले आपके हालात क्या थे और आज क्या हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तानी तरक्की करेंगे। लेकिन ये जो माशरत है या अज़दवाजी ज़िंदगी है या ऑफिसेज़ हैं, हमने सोसाइटी में रहना कैसे है, उसके लिए गुजारिश है कि जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा। और उदास चेहरों को जिसके दम से खुशी मिलेगी, मुसर्रतों को दवाम देगा वही रहेगा। और शेर देखिएगा कि जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से, जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा। और शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। जो अपने हिस्से के सब खजीने कमाई सारी खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा। जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है। इस दुनिया में अगर आपने जीना है खुशी के साथ, मुसरत के साथ, तो आपको बांटना भी पड़ेगा, आपको देना भी पड़ेगा। देखें, ज़मीन की एक साइकी होती है, इसमें जो बोए वही उगता है। बिल्कुल। ज़िंदगी की, धरती की भी यही साइकी है। मोहब्बत बोएंगे, मोहब्बत काट लें। नफ़रत बोएंगे, नफ़रत काट लें। पैसा लोगों पे खर्च करेंगे, पैसा आपके पास आएगा। लोगों को धोखा देंगे, धोखा आपके घर आ जाएगा। कारमा। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। और कारमा तो कहते हैं एग्जिस्ट करता ही करता है। इतना खूबसूरत मैसेज दिया है और खूबसूरत मैसेज के साथ एक सवाल और पूछूंगी आपसे मैं। बानो कुदसिया साहिबा और इशफाक अहमद सादों में से साथ है, ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा से आपका नॉस्टैल्जिक रही हो या आपकी मेमोरी का हिस्सा रही हो? देखिए जी, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं काफ़ी जगह पे कह चुका हूँ, आपके चैनल से भी कहना चाहूँगा कि बाबा जी इशफाक साहब के जो रूहानी जानशीन है वो तो अनीक भाई हैं और असीर भाई हैं। ख़ास तौर पे असीर भाई जो उनके बेटे हैं, हम तो उनकी जूतियाँ सीधे करने वालों में से थे। दोनों की शख्सियत से सीखा जीना कैसे है, माफ़ कैसे करना है, नश्तर खाने के बाद मुस्कुराना कैसे है, तीर खाने के बाद सहना कैसे है। बानो कुदसिया आपा की एक बात हम अक्सर वीडियोस भी देखते हैं। बानो कुदसिया आपा कहती थी कि हमने अपने बच्चों को खुशी में तो रहना सिखा दिया, लेकिन उनको कभी ये नहीं सिखाया फेलियर हो तो क्या करना है, बेटी को तलाक हो जाए तो कैसे जीना है, अगर कोई बड़ा करीबी की डेथ हो जाए या कोई बीमारी का शिकार हो जाए तो कैसे जीना है। तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा अलमिया हम इंसानों का ये है कि हम चाहते हैं हम खुशी रहे, बस गम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उन दोनों से ये सीखा कि खुशी गम, धूप छाँव, खट्टा मीठा, यही लाइफ है। तो जिस दिन इफ्तिखार हफीज़ तुम अपनी ज़िंदगी में गमों को शामिल कर लोगे और ज़िंदगी की रेसिपी का हिस्सा मान लोगे, वो जो नमक हम डालते हैं ना हल्का सा, वो मान लोगे आप, तो फिर आप जी जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ खुशियों के दिलदादा हैं और ख्वाहिशमंद हैं कि सिर्फ खुशियाँ रहेंगी और गम नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला, तो फिर आप अवेला में जाएंगे। और बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि कंप्लेनर अच्छा आदमी नहीं होता।
तो ऐसे बंदे से दूर ही रहना चाहिए जो हर शिकायत करता रहता है। ऐसा ही है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, या आपने जो कम बैक किया है अब आप क्या करने जा रही हैं? अभी तो ये प्लानिंग है लाइक इसी सॉन्ग को, जो तो ये सॉन्ग है जो फेमस हुआ था, उसको रिमिक्स करूं ताकि लोगों को याद आ जाए, क्योंकि अब जाहिर है वो आजकल तो ये है सोशल मीडिया का दौर है और इतनी गहमा गहमी और इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, अभी आप ऐसे पलक झपकेंगी तो कोई और है, कोई और है, कोई और है, तो इसलिए उसमें अपने आप को मनवाना, दिस इज़ अ बिग डील। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट है, वो करनी है। तो अब बस जंप लगा दिए, वो कहते हैं ना एक समंदर है, तो वो जंप लगा दिए तो उस पर एफर्ट करनी है। तो इसलिए मैंने दोबारा नॉक नॉक A+ पे मैं आई हूँ और शुरू से मुझे यहाँ से प्यार मिला है और यहाँ पे मेरा सॉन्ग मैं समझती हूँ वायरल हुआ है, हिट हुआ है और यहाँ पे सब जो मतलब काम कर रहे हैं वो सब मतलब दिल से इतने अच्छे हैं और इन्होंने मुझे प्रमोट किया है, तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैं यहाँ आऊँगी और यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लेना है दोबारा। तो अब रीमिक्स करूँगी सॉन्ग इसको तो यूँ को, और फिर इंशाल्लाह तो यूँ ये जो रिमिक्स होगा वो भी फिर ऑब्वियसली यहीं पे ही इसको आगे रिलीज़ करूँगी कि जी बाकी सब सुने और एक दफ़ा उनको सारा याद आ जाए कि हाँ उस वक्त बहुत हिट हुआ था। और जिधर भी मैं जा रही थी, मतलब जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट्स होते थे, तो वो सब दूर से ही पहचान लेते थे कि महरीन, और उस वक्त अच्छा भी लगता था कि हाँ आप पहचान रहे हैं लोग, महरीन आ रही हैं, क्योंकि और ये सबसे अच्छी बात थी कि ख़वातीन और बच्चों में ये फेमस हुआ था। और जो चीज़ आपको पता है कि ख़वातीन और बच्चों में हिट हो जाए वो फिर ऑलवेज हिट होती है। और स्पेशली मुझे ख़वातीन और बच्चों से ही प्यार मिला, और यही मैं फिर जब अपने चैनल पे भी बात कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जी मुझे बच्चों का और ख़वातीन का ही प्यार चाहिए, क्योंकि उन्हीं का प्यार मिलेगा तो मैं आगे चलती जाऊँगी और इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। आरफी साहब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं अब आप, हमको कहाँ देखेंगे? मैं अभी तो जाऊंगा क्योंकि अभी तक स्पेन नहीं गया, और स्पेन के बाद आगे कहीं निकलूंगा, ऑस्ट्रिया की तरफ जाना है और ख़ास तौर पे यूनान, अगला ये है, और उसके बाद फिर दोबारा जापान है, उसके बाद अमेरिका है। हाँ, तो इसका मतलब कि तैयार हो जाए, व्लॉगिंग जो है हम वहाँ देखेंगे। अरस्तु और बड़ा मज़ा आएगा यूनान में, मुझे लगता है। हाँ, बड़ा एंजॉय करने। अमेजिंग, आई हैव हर्ड अबाउट इट, तो लेट्स सी, हम भी देखेंगे, बल्कि आपके व्लॉग्स के जरिए भी हमारा भी ट्रैवलिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अभी हज हुआ तो बहुत सारे हाजियों ने मुझसे रब्ता करके कहा जी कि हम आपके वीडियोस देख देख के उन जगहों पे गए हैं, तो मुझे बड़ी रूहानी खुशी होती है कि चलें कोई आसानी तो पैदा की ज़िंदगी में। जब आप किसी के लिए आसानी पैदा कर देते हैं ना, तो आपके लिए भी आसानी, हाँ, वो फिर मालिक आप पे बड़ा करम करता है। थैंक यू सो मच आपके आने का, और आप हमारे साथ अपनी फीलिंग्स, अपने जेस्चर्स और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। लोग जो देखें उनके लिए भी एक मौका मिलता है कि इतने बड़े लेजेंड जो हैं वो भी किन किन मुश्किलात से गुजर के आज एक नामवर, इन्होंने नाम पैदा किए और एक शुमार होते हैं नामवर लोगों में, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। शुक्रिया आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया, आपने मुझ कम तरीन को इस काबिल समझा और बुलाया, बहुत शुक्रिया। आप ऑलवेज बीन वेरी हम्बल, एंड थैंक यू सो मच मेरीन, बट नॉट थैंक यू बिकॉज अभी लास्ट में आप हमें कुछ सुनाएंगी। अभी जो तो ये मैं आपको सुनाऊंगी, बिल्कुल भी हम सुनना चाहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस है। हमने कहा मैंने नहीं सुना अभी तक, मैं सुनना चाह रही हूँ।